हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज़ का 22 नंबर लेक्चर है। आज हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आशा है कि आप सब लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं, उन सबको देखा है और उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले जाकर के वीडियोज़ देखिए और उसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो शेयर करना ना भूलिएगा और जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो एक कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, उसका आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होइएगा। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाइए और अपने फ्रेंड्स को कोई बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को देखें। तो फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो मीनिंग है वो क्या है। एंटी डिफेक्शन, देखिए, दल बदल कानून कहते हैं इसको। ठीक है, क्या हुआ मतलब, इसकी बात 10th शेड्यूल में की गई है। ठीक है, 10th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस? टू स्टेबिलाइज द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम द डिफेक्शन। ये डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, आया राम गया राम। अब ये आया राम गया राम फेनोमेना कहाँ से आया? अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं इसका हिस्ट्री। एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक कहानी है। 1967 में हरियाणा में एक एमएलए हुए थे जिनका नाम हुआ गयालाल। तो ये जो एमएलए साहब थे गयालाल, इनकी इन्होंने मतलब 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टियां चेंज कर ली। पॉलिटिकल मतलब फाइनेंशियल गेन के लिए और पॉलिटिकल गेन के लिए। ये थे कांग्रेस में, फिर चले गए जनता पार्टी में, फिर जनता पार्टी से बैक आ गए कांग्रेस में, फिर कांग्रेस पार्टी से चले गए जनता पार्टी में। तो ये आया राम गया राम जो फ्रेज है तभी से हो गया पॉपुलर। समझ गए इस चीज को? तो आपको ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आया राम गया राम कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? गयालाल क्या कहते हैं एमएलए थे, कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है, चलिए। 52nd अमेंडमेंट जो हुआ है 1985 का, इसमें प्रोवाइड क्या कर दिया? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से किसी दूसरे पार्टी में कोई जाता है, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन उसका होगा, उस एमपी उस एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, और क्या कहा? 91st अमेंडमेंट जो हुआ 2003 का, इसमें क्या हुआ कि दिस अमेंडमेंट ऑफ 2003 omitted an exceptional provision, what, that is disqualification on ground of defection not to apply in case of split। मतलब जब किसी केस का, जब कोई पार्टी स्प्लिट हो जाएगी, दो भागों में बट जाएगी, उस केस में डिफेक्शन लॉ नहीं होगा, उस केस में डिफेक्शन लॉ का यूज नहीं होगा, ऐसा मतलब कहा गया। समझ गए इस चीज को? बात समझ में आया? दो पार्टी अगर ये हो जाती है, बढ़ जाती है दो भाग में, ठीक है, तो उस केस में डिफेक्शन का जो है वो नहीं होगा। ठीक है, डिफेक्शन जो है नहीं लगेगा, ऐसा 91st अमेंडमेंट में क्या है। तो ये इस चीज को मतलब ये था नहीं, एक्सेप्शन जो प्रोविजन था इसको ओमिट कर दिया गया उसमें। ठीक है, 91st में। समझ गए हो गया? चले आगे बढ़े। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है, ये 4 प्रोविजन है। पहला ये है कि जब वॉलेंटरी गिव अप कोई मेंबरशिप कर देता है, मतलब आप किसी पार्टी के टिकट पे जीते हैं और जब जीत गए, एमपी एमएलए बन गए, तो उस पार्टी को छोड़ दिए, तो भैया आप एमपी एमएलए नहीं रह पाइएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आपका जो मेंबरशिप है वो चला जाएगा तेलहंडा में। ठीक है, बात समझ गए? चलिए। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कंट्री वोटिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पार्टी इन द हाउस। देखिए, हाउस में किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही है, तो पार्टी जो कही है, जो पार्टी ने जो व्हिप जारी किया, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, उससे आप हट रहे हैं, उससे आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रेरी जा रहे हैं, दोनों ही केस में आपका जो है पार्टी लाइन को नहीं मानिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई का होने का एक प्रोविजन ये भी है। तीसरा क्या है? इंडिपेंडेंट मेंबर के बारे में है कि इफ ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, किसी इलेक्शन में कोई इंडिपेंडेंट मेंबर एमपी या एमएलए बन जाता है और उसके बाद जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 5 साल के भीतर, ठीक है,
5 साल के भीतर, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2024 में कोई व्यक्ति जीता, अब 5 साल के बाद चुनाव होगा ना 2029 में, तो 2029 में किसी वही व्यक्ति दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है जो इंडिपेंडेंट था। 2024 में इंडिपेंडेंट जीता था, अब 2029 में जब चुनाव लड़ने गया तो इंडिपेंडेंट तो लड़ ही सकता है, दूसरे पार्टी के टिकट पे भी लड़ सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को। लेकिन 2024 से 29 के बीच में अगर इंडिपेंडेंट था तो इंडिपेंडेंट ही उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नॉमिनेटेड मेंबर, इसका मतलब क्या हो गया? इफ ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 0 to 6 मंथ तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्क्वालिफिकेशन के 4 पॉइंट हो गए। इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। चलिए, एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे मर्जर ऑफ वन पार्टी इनटू अनदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है? डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। 2/3 ऑफ द मेंबर ज्वाइंस द अदर पार्टी। अब जैसे मान लीजिए 2/3 का मतलब मैं कहूँ, एक पार्टी में 18 मेंबर हैं, 18, और इसका 2/3 अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 मेंबर। तो 12 मेंबर जो है, अगर 12 मेंबर उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो वो 12 का 12 मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, और जो 6 मेंबर बच गए थे वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन इस 12 की जगह अगर 11 होता, ठीक है, तो 11 तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाता, लेकिन ये 7 जो है ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, जो उस पार्टी में बच गए थे 7। ठीक है, जो पार्टी छोड़ दिए 11 वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कम से कम 12, 12 से ऊपर 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, जितना 18 तक। 18 का 18 चला गया तो पार्टी ही मर्ज हो गई, है ना। 17 भी गया तो भी, तो 2/3 से क्या होता है? 2/3 अगर मेंबर जो है ज्वाइन कर ले पार्टी को तो डिस्क्वालिफिकेशन उन पे नहीं होता है। लेकिन 12 से कम अगर इस केस में होता, 10, 11, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सारे के सारे, जितने लोगों ने छोड़ा है पार्टी। 2/3 नहीं पूरा तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, चलिए। मेंबर रिमेन एब्सटेन आफ्टर टेकिंग परमिशन, क्या हुआ मतलब? देखिए, पार्टी से तो परमिशन ले लिए, ठीक है, लेकिन आप एब्सटेन है, ठीक है, उसका एक्शन जो है वो पार्टी के द्वारा कंडोन किया गया या फिर उसको नजरअंदाज किया गया पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। कब? उस एक्शन के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद, तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि पार्टी उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, पार्टी से उसने क्या किया था? परमिशन लिया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, इफ इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरीली गिव अप द मेंबरशिप, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूके मॉडल को फॉलो करना हो। यूके मॉडल क्या है कि वहाँ पे जैसे ही किसी को स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है तो अपने आप जो है मेंबरशिप छोड़ देता है उस पार्टी का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसी तरीके से भारत में भी ये आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है तो आप वो पार्टी को छोड़ सकते हैं जब तक कि आप उस कुर्सी पे बने हैं, जब तक कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हैं। ठीक है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बिना अगर कोई छोड़ता है तो क्या हो गया? वॉलंटरीली छोड़ रहा है वो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला पॉइंट देखिए, अगला है इशूज। कुछ इशूज है, जैसे इम्पार्शलिटी ऑफ द स्पीकर डिग्रेडेड, पार्शियलिटी करते हैं स्पीकर। इस पे तो कोई मतलब एग्जांपल देने की अगर मैं बात कहूँ तो जैसे मणिपुर का एक लेजिस्लेटिव केस था, कर्नाटका का लेजिस्लेटिव केस था। इसमें क्या होता था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो प्रॉपर मतलब क्या कहेंगे उसको, स्टेप नहीं ले रहे थे। किसके अगेंस्ट? जो एमएलए जिन्होंने डिफेक्शन एक्शन किया था, पार्टी छोड़ के दूसरे में चले गए, तो उनके अगेंस्ट जो है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी सत्ता पार्टी का था और जो व्यक्ति डिफेक्शन किया है वो खुद ही तीसरी पार्टी तोड़ के सत्ता की पार्टी में आया है, तो उसके अगेंस्ट नहीं ले रहे थे। तो ये सब इश्यूज है, ये गलत चीज थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? नो टाइम फ्रेम गिवन टू डिसाइड, मतलब कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है कि कब आपको डिसाइड करना है कि वो व्यक्ति डिसीजन लिया है, मतलब डिफेक्शन किया है। तो ऐसा डिसीजन लेने का जो है टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो दूसरा पॉइंट ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा, एडी लॉ डज नॉट डील विथ प्री पोल अलायंस। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो प्री पोल अलायंस के साथ
डील नहीं करता है। मतलब जैसे महाराष्ट्र में देखिए कि बीजेपी शिवसेना का अलायंस हो गया, बाद में पार्टी टूट गई, अलायंस टूट गया, तो इस सब को कंसीडर नहीं करता है डिफेक्शन, मतलब क्या कहते हैं डिफेक्शन लॉ। तो ये भी एक इश्यू है, ठीक है। चौथा, पोस्ट फैक्टो इम्पैक्ट। पोस्ट फैक्टो इम्पैक्ट का मतलब होता है कि बाद में इम्पैक्ट होगा। जैसे व्हिप को डिनाई कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट है मेंबर को जो चाहिए था वो तो उसको मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। मेंबर अगर चाहता था कि अब एक कोई लॉ पास होना है वो ना हो, तो उसने तो पार्टी ने कहा कि नहीं भैया उसके पक्ष में वोट देना है, लेकिन वो मेंबर उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, तो उसने तो अपना डिजायर, उसका जो मतलब उसका जो डिजायरमेंट था, उसका जो मतलब इच्छा था वो तो पूरा हो गया, लेकिन बेचारा वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नो लॉ फॉर डिसेंट, कहने का मतलब क्या है कि पार्टी लाइन जो है वो मस्ट हैव टू बी फॉलोड। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद के डिसेंट से कोई गलत लॉ पास हो रहा है, मान लो अब पार्टी करी नहीं है, आपको उसमें सहयोग करना है, और व्यक्ति करा नहीं है, गलत लॉ है, लेकिन फिर भी उसको उसमें वोट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टी लाइन को फॉलो करना है, नहीं वोट किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी है, ठीक है। समझ, गलत को भी सपोर्ट करने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं किसी को, समझ रहे हैं, तो ये गलत चीज है, इशू है एक, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है इश्यूज में, द टर्म voluntarily giving up the membership is open to interpretation, that is it may be descending the party line or resignation of the membership। मगर आप पार्टी लाइन को डिसेंड करते हैं या अपने मेंबरशिप से डिजाइन करते हैं तो क्या है, क्या इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से आप अपनी मेंबरशिप को वॉलंटरीली छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक इंटरप्रिटेशन हो जाता है लोगों का, समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनके पास में टाइम दिया जाता है 6 महीना टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब ये कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि 6 महीने क्यों, 6 महीने के बाद क्यों नहीं, भाई कॉमन सेंस, एग्जाम में तो नहीं लिख सकते एक चीज, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, लेकिन कॉमन सेंस है भाई। किसी व्यक्ति को किसी ने नॉमिनेटेड किया है, किसने नॉमिनेटेड किया होगा, सीधी सी बात है, सत्ता पार्टी ने नॉमिनेटेड किया होगा, उसी की ना सरकार है, तो सत्ता पार्टी ने किया है। और 6 महीने के तक अगर उसने सत्ता पार्टी से कोई अच्छा ताल्लुकात नहीं बना पाया, एक तो ताल्लुकात अच्छा था तभी वो बना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी था तभी वो नॉमिनेटेड मेंबर हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने तक उसका तालमेल नहीं बैठा, उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की, तो 6 महीने के बाद किसकी पार्टी को ज्वाइन करेगा अगर उसका तालमेल बैठा तो, सत्ता के बाहर की पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। तो सत्ता क्यों चाहिए कि दूसरे के किसी का पार्टी का मेंबर बढ़े, तो इसीलिए 6 महीने के बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं। एग्जाम में इस चीज को नहीं लिख सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक तर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप एक चीज को एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जिसमें लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे वो जो है वो हटा, एंग्लो इंडियन वाला जो था, है ना, एंग्लो इंडियन का, वो हटा दिया गया है। वो कौन सा था केस, कितना नंबर वाला, वो बताइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर, नो जुडिशियल रिव्यू अर्लियर। पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं था, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। क्योतो फलाहन केस जो हुआ, कब का था ये केस, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। क्योतो फलाहन केस को के थ्रू जब आया कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, किसका, एंटी डिफेक्शन का, ठीक है। सो एक चीज और कहा जाता है कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मेंबर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक प्रोविजन जो है कि इफेक्ट में आना चाहिए। कौन सा प्रोविजन, कि वोटिंग व्हिप को वो किसी मतलब किसी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको फॉलो ना भी करे तो वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ऐसा कुछ, तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है मेंबर का वो बचा रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात को। चलिए 9th, होलसम डिफेक्शन इज अलाउड। 2/3 अगर निकल गया तो वो अलाउ है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये भी एक इश्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है देखिए, कुछ केसेस हैं और उसके कुछ रिकमेंडेशन है, समझ में आएगा तो आप लोगों को ये चीज बहुत फायदा करेगा अगर आप एग्जाम में लिखते हैं। देखिए पहला है केसम मेघचंद्र सिंह वर्सेज स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, 2020 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दिया कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाइए जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो हेड करें, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कहा कि 10th शेड्यूल को रिविजिट कीजिए, इसमें सुधार लेके आइए। तीसरा कहा कि एक्सटर्नल अथॉरिटी दैट वुड गिव द रियल टीथ टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इफ वी हैव एक्सटर्नल अथॉरिटी, तो एक्सटर्नल अथॉरिटी को भी इंक्लूड कीजिए जिससे कि एडी लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको
रियलिटी में पावर मिल सके। चौथा, स्पीकर मस्ट हैव टेक डिसीजन विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर जो है एक टाइम फ्रेम सेट कर दे कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है केसेस में, दूसरा है लॉ कमीशन का रिपोर्ट। प्री पोल अलायंस को भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ में कंसीडर किया जाना चाहिए। और दूसरा कहा कि पावर टू बी गिवन टू प्रेसिडेंट हु शुड कंसल्ट टू इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट को भी पावर दीजिए इससे रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ताकि वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर सके। समझ गए? तो लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑल्सो सेट टू गिव पावर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पावर देने के लिए क्या क्या कहा दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कहा। और इससे क्या मतलब, अगर पावर दे देगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इलेक्शन कमिश्नर से बात कर सकता है, उससे जो है कंसल्टेशन कर सकता है। ठीक है, चलिए केसेज एंड रिकमेंडेशन में इतना ही मुद्दा था। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप अपना घाटा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मेंस के लिए नोट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज 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 वीडियो पॉज करके सारे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आपने जितना कुछ पढ़ा सबका निचोड़ लिख दीजिए, अपने मन से लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट जल्दी जल्दी में कुछ आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ये भी सही है, आप ये भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो ये छाप लीजिएगा। देखिए क्या कहता हूँ मैं, we need to have an independent external authority as per the recommendation of Supreme Court, so that there is real truth to anti-defection law to cope up with horse trading and destabilization of the government. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको रियल ट्रूथ दीजिए, उसके लिए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है लेके आइए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है, ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको रोका जा सके, उसको कोप अप किया जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर ऐसा है, समझ में आया है, पसंद आया है, नोट्स भी बना लिया है, तो बस काम करना क्या है, आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और 2-4 सब्सक्राइबर मेरे और बढ़वा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर आप ही लोग कहिएगा ना तो ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, चलिए। और जब कोई आ जाएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या आपको दे रहा हूँ, क्या कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने नोट्स इसलिए दे रहा हूँ इसमें, ताकि मेरी ऑथेंटिसिटी इसमें बनी रहे। ठीक है, समझ गए। और चीज़ एक चीज़ की टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, ये स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके नीचे इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उसको भी क्लिक करके पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आने वाले सभी क्या कहते हैं सालों के लिए सबको, सभी अच्छे लोगों को, ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको क्या कहते हैं फ्यूचर अच्छा हो, ऐसा करने की ऐसा मैं कामना करता हूँ। ठीक है, चलिए।